हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके गोविंद पारीख के स्टार्टिंग के 80 पेजेस, जिसका नाम क्या है, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब कुछ और नहीं है, बेसिकली बस ये चीज बताना चाह रहा है कि जो भी बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के आपके आचार्य, जैसे आपके आचार्य चरक हो गए, आचार्य सुश्रुत हो गए, आचार्य काश्यप हो गए, वाग्भट हो गए, भेल हो गए, और जितने भी आचार्य हैं उनने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो जो अपनी बातें विचार प्रकट किए हैं उनको एक जगह पे कंपाइल करके लिख दिया है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आप देखो, त्रय उपस्तंभ के बारे में आचार्य चरक ने भी बताया, अष्टांग संग्रह ने भी बताया, अष्टांग हृदय ने भी बताया, तो सबका कंपाइल करके एक जगह पे जहाँ पे लिख दिया है, तो उसी को तुलनात्मक अध्ययन के नाम से ये गोविंद पारीख में 80 पेजेस बताए गए हैं। ठीक है, और ये 80 पेजेस इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपके आईएपीजीटी के एग्जाम में यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि इस 80 पेजेस से अगर 20 से 30 क्वेश्चन हर साल आईएपीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कितना ज्यादा वेटेज है इसका, है ना। तो हम डेली आपका हर लेक्चर में एक एक पेज को कवर करेंगे, और उस एक एक पेज में आपको बस इतना करना है कि हर एक पेज को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पूरी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा। कोशिश यही करेंगे कि सारी की सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएं, और आपको बस उस एक एक पेज को याद करते चलना है। और जो भी हम आपको अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, आपका काम सिर्फ इतना होगा कि बुक में ये जो आपका अलग से स्पेस दिख रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लिखते चलना है। ठीक है, तो पेन लेकर के बैठिएगा और इस 80 पेजेस को निकलवा लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं हो तो फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और इसी को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो त्रिसमूह के बारे में स्टार्ट हो रहा है। त्रिसमूह बेसिकली क्या है, तीन तीन वाली तीन चीजें कौन कौन सी है, तो चरक संहिता का जो सूत्र स्थान का पहला चैप्टर है ना, दीर्घन जीविती अध्याय, उसी से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र कौन कौन से होते हैं, हेतु बता रहे हैं, लिंग बता रहे हैं और औषधि, ये त्रिसूत्र के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चरक संहिता का सूत्र स्थान का पहला चैप्टर दीर्घन जीविती चैप्टर अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, तो इसी त्रिसूत्र को और क्या कहते हैं, त्रिस्कंध भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके बुक में जो यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है, इसी को स्लैश करके यहाँ पे लिख लीजिए, त्रिस्कंध भी कहा जाता है त्रिसूत्र को ही। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जैसे जो जनेऊ धारण किया जाता है, तो जनेऊ आपके कंधे पे पहना जाता है, और आयुर्वेद में कंधे को क्या कहते हैं, स्कंध कहते हैं, और जनेऊ क्या है, सूत्र के फॉर्म में रहता है ना, तो कंधे में सूत्र बांधा है ऐसा करके, तो त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंध कहा जाता है। और ये क्या क्या होते हैं, हेतु, लिंग और औषध होता है। कैसे याद रखोगे आप, हेलो ओम से याद रख लो, हेलो या फिर हेलो ओम। ठीक है, तो हेलो ओम से क्या हो जाएगा, है से क्या हो जाएगा, हेतु हो जाएगा, लो से क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, और ओम से क्या हो जाएगा, औषधि। ठीक है, वैसे आपको ये इतनी छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी चीजें आपको पहले से ही याद होंगी। मैं इतना सोच रहा हूँ कि त्रिसूत्र जो रहता है सबको ही याद रहता है, क्या होता है, हेतु होता है, लिंग होता है और औषध होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, जब आयुर्वेद अवतरण आप पढ़ते होगे तो उसमें विदाई अपन याद रखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार और इंद्र। इंद्र से ज्ञान लेने कौन गए थे, भरद्वाज गए थे। तो भरद्वाज जब इंद्र से ज्ञान लेने गए थे, तो इंद्र ने भरद्वाज को जो ज्ञान दिया था वो तीन बातों में बताया था, इन उन तीन बातों को ही त्रिसूत्र कहा जाता है। ठीक है, और वही जब वो भरद्वाज भूलोक पर उन बातों को लेकर के आए थे, तो उन्होंने 6 पदार्थ में उसको डिवाइड कर दिया था। हालांकि वो चीजें अलग है, अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंध कहा जाता है। कैसे याद रखा, कंधे में सूत्र बांधा तो कंधे से क्या आ जाएगा, त्रिस्कंध। ठीक है, और सूत्र से क्या आ जाएगा, त्रिसूत्र। और ये होते क्या है, हेलो ओम से याद रखा, हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, त्रिदंड क्या होता है। तो त्रिदंड क्या होता है, सत्व, आत्मा और शरीर। कैसे याद रखोगे, SAS। ठीक है, सास जो रहती है दंडे से किसको मारती है, बहू को मारती है ना। तो त्रिदंड से आप याद रखिएगा, सत्व, आत्मा और शरीर होता है। S से आपका हो जाएगा सत्व, A से हो जाएगा आत्मा, और S से क्या हो जाएगा, शरीर। ठीक है, तो त्रिदंड में क्या आता है, सत्व, आत्मा और शरीर होता है। सास जो है दंडे से अपनी बहू को मारती है। ठीक है, ऐसा करके याद रख लीजिएगा कि त्रिदंड में क्या आता है, सत्व, आत्मा और शरीर होता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे नीचे अंडरलाइन लगाइए, त्रिदंड को ही पुमान के नाम से बताया है, चेतन और चिकित्सा अधिकारी भी बोला है। ठीक है, तो अब आपका एक और क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि चिकित्सा अधिकारी, आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा अधिकारी किसे बताया गया है, तो त्रिदंड को बोला गया है। यही चिकित्सा अधिकारी आचार्य सुश्रुत के अनुसार किसे बोल दिया गया है, षड धातुज पुरुष को बोल दिया गया है। और षड धातुज पुरुष में क्या क्या आता है, पंच महाभूत आता है प्लस आत्मा। ठीक है,
तो आपके दो क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो गए। सबसे पहले हमने देखा त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंध कहते हैं, और वो होता क्या है, हेलो ओम होता है, हेतु लिंग और औषध होता है। त्रिदंड, डंडे से कौन मारती है, सास मारती है, किसको, अपनी बहू को मारती है, तो सत्व आत्मा और शरीर त्रिदंड। फिर हमने क्या देखा, चिकित्सा का जो अधिकारी है, आचार्य चरक ने चिकित्सा का अधिकारी किसे कहा है, त्रिदंड को कहा है ना। वही चिकित्सा का अधिकारी आचार्य सुश्रुत ने किसे कहा है, षड धातुज पुरुष को कहा है, और षड धातुज पुरुष में क्या होता है, पंच महाभूत प्लस आत्मा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है त्रिस्थूण त्रिधातु, ये दोनों चीजें सेम ही है। देखिए त्रिस्थूण क्या होता है, वात पित्त और कफ, और त्रिधातु को भी वात पित्त और कफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें, ये तो आपको याद ही होंगी कि वात पित्त कफ त्रिदोष होता है, त्रिदोष को ही त्रिधातु और त्रिस्थूण भी कह दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो क्या बोल रहा है, स्कंध त्रय। स्कंध त्रय में क्या क्या आ रहा है आपका, हेतु आ रहा है, दोष आ रहा है, और द्रव्य आ रहा है। अब बताइए त्रिस्कंध क्या है और स्कंध त्रय है क्या है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। त्रिस्कंध क्या होता है, हेतु लिंग और औषध, हेलो ओम से याद किया था। और स्कंध त्रय क्या होता है, HDD, HDD से क्या आ जाएगा, हेतु दोष और द्रव्य। ठीक है, तो चलिए इतनी सी चीजें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने त्रिसमूह को स्टार्ट किया था। त्रिसमूह में सबसे पहले हमने देखा कि त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंध कहते हैं, और इसकी ट्रिक क्या याद रखी, हेलो ओम, हेतु लिंग और औषध। फिर हमने क्या याद रखा कि डंडे से सास अपनी सास जो रहती है अपनी बहू को मारती है, तो सत्व आत्मा और शरीर को ही त्रिदंड कहा जाता है। आचार्य चरक ने चिकित्सा का अधिकारी किसे कहा है, तो त्रिदंड को कहा है। वही आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा का अधिकारी षड धातुज पुरुष को कहा है, और षड धातुज पुरुष में पंच महाभूत प्लस आत्मा आता है। ठीक है, फिर त्रिस्थूण और त्रिधातु को देखा, वही क्या होते हैं, त्रिदोष भी होते हैं, वात पित्त कफ। ठीक, स्कंध त्रय अलग से चीज हो गई, हेतु दोष और द्रव्य, HDD से याद रखा। ठीक है, त्रिस्कंध त्रिसूत्र को ही कहा जाता है, स्कंध त्रय अलग है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। त्रय उपस्तंभ किसको किसको बताया गया है आचार्य चरक के अनुसार, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य को त्रय उपस्तंभ बताया गया है। ठीक है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय आहार स्वप्न और अब्रह्मचर्य को देखते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, देखिए अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में जो आ रहा है वही आपका आहार और अब्रह्मचर्य में आ रहा है। सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर करनी है कि आचार्य चरक ने ब्रह्मचर्य माना है, लेकिन दोनों आचार्य वाग्भट ने, यानी कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने, दोनों ने अब्रह्मचर्य माना है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर करनी है, समझ में आ रहा है। पहली चीज आपको ये क्लियर करनी है कि यहाँ पर अब्रह्मचर्य है, यहाँ पर भी अब्रह्मचर्य है। वाग्भट ने अब्रह्मचर्य बताया, लेकिन आचार्य चरक ने ब्रह्मचर्य बोला है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में जो आ रहा है वो यहाँ पे अब्रह्मचर्य में आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप पकड़ लेना कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने अब्रह्मचर्य माना है। फिर आहार तो तीनों में कॉमन ही है। अब आपको क्या याद रखना है, आचार्य चरक ने यहाँ पे निद्रा टर्म को यूज किया है, वही अष्टांग संग्रह ने स्वप्न बताया है, और अष्टांग हृदय ने शयन बताया है। तो कैसे याद रखोगे, स से संग्रह, स से स्वप्न। ठीक है, और अष्टांग हृदय ने क्या बताया, शयन बताया है। ठीक है, तो हृदय में शयन ऐसा करके लिख लो, हृदय में शयन, हृदय में शयन। तो आपने क्या याद रखा, त्रय उपस्तंभ आचार्य चरक के अनुसार आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य होता है। आचार्य वाग्भट ने ब्रह्मचर्य की जगह पे अब्रह्मचर्य बोल दिया है। ठीक है, और कैसे पकड़ोगे, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में जो आ रहा है स्टार्टिंग का, वही अब्रह्मचर्य में आ रहा है। फिर अष्टांग संग्रह में जो स आ रहा है उससे आपने स्वप्न पकड़ लिया, और हृदय में शयन करते हैं। इस तरीके से आपने पढ़ लिया कि अष्टांग हृदय ने आहार शयन और ब्रह्मचर्य बताया, अब्रह्मचर्य बताया। अष्टांग संग्रह ने आहार स्वप्न और अब्रह्मचर्य बताया है। आचार्य चरक ने आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य बताया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद नीचे आते हैं, देखिए ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंध कहते हैं, हेतु लिंग और औषध हेलो ओम से याद किया था। फिर त्रिविध ज्ञान किससे किससे किया जाता है, तो प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आप्तोपदेश से। ये आपने पढ़ा है, त्रिविध ज्ञान किससे किससे किया जाता है। अगर इस क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा उसको अलग तरीके से, त्रिविध ज्ञान का वर्णन आचार्य चरक ने विमान स्थान के 3rd चैप्टर में किया है। ठीक है, अगर इसी को ही चेंज करना होगा तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ज्ञानवान पुरुष के लिए कितने ज्ञान होते हैं। ठीक है, ज्ञानवान पुरुष को अगर ज्ञान करना है, ठीक है, तो उसको कितने ज्ञान के उपाय चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसको प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही चाहिए होंगे।
क्यों? क्योंकि वो खुद ही ज्ञानवान पुरुष है, तो आप तो उपदेश तो वो खुद ही है, तो उसके लिए कितनी चीजें रहे जरूरत पड़ेगी आपको? प्रत्यक्ष और अनुमान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, त्रिविध बोध के बारे में बताया है। 3 प्रकार के बोध किससे होंगे? प्रकृति से, अधिष्ठान और समुत्थान। कैसे याद रखोगे? पास से याद रखोगे, PAS, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। त्रिविध बोध क्या है? प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान है, पास से याद किया अपन ने। फिर त्रिविध वर्ग के बारे में बता रहा है, तो क्या क्या होता है त्रिविध वर्ग? धर्म होता है, अर्थ होता है और काम होता है। इसी को ही अगर यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ऐड कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका? पुरुषार्थ चतुष्टय बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने नोट्स में अलग से लिखा भी है, इसको आपको देखिए। यहाँ पे जब हम धर्म, अर्थ और काम की बात कर रहे थे, ये क्या होते हैं? त्रिवर्ग होते हैं, है ना। लेकिन जब इसमें हम अलग से मोक्ष को ऐड कर दे रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है? पुरुषार्थ चतुष्टय हो जा रहा है। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे अलग से। तो हमने क्या क्या देखा? त्रिवर्ग में क्या क्या आ रहा था? धर्म, अर्थ और काम आ रहा था। इसी में जब हम मोक्ष को ऐड कर दे रहे थे तो वो पुरुषार्थ चतुष्टय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइए, त्रय एषणा। 3 प्रकार की एषणाओं के बारे में बताया गया है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 11वें नंबर का जो चैप्टर है उसमें बताया हुआ है 3 प्रकार की एषणाएं कौन कौन सी होती है? प्राण, धर्म और प्राण, धन और परलोक एषणा। कैसे याद रखोगे इसको? ठीक है, तो पादप से याद रख लेना, पादप। ठीक है, पादप से क्या आ जाएगा? प्राण, धन और परलोक एषणा। इसी में भेल में यहाँ पे 2-3 स्टार लगाइए कि भेल ने क्या बोला है? प्राण, धन और धर्म एषणा के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि धर्म एषणा को किसने त्रिविध एषणा में सम्मिलित किया है? तो किसने किया है? आचार्य भेल ने किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे अपन नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, त्रिगुण के बारे में। त्रिगुण क्या होता है? सत्व, रज और तम होता है, ये तो आपको पता ही है। फिर त्रिदंड के बारे में हमने देख लिया कि चिकित्सा अधिकारी आचार्य चरक ने त्रिदंड को बताया है, वही आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा का अधिकारी श्रद्धातुज को, पुरुष को बताया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज बता रहा है, अनुबंध चतुष्टय के बारे में बोल रहा है। अनुबंध चतुष्टय, अभी देखिए यहाँ पे त्रिविध त्रिसमूह चल रहा था तो 3-3 वाली सारी चीजें चल रही थी। अब चतुष्टय बोल दिया है, मतलब 4 चीजें हैं। तो अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या आता है आपका? अभिधेय आता है, प्रयोजन आता है, संबंध आता है और अधिकारी आता है। कैसे याद रखोगे? कि देखिए, अभिधेय नाम का एक लड़का है, ठीक है, ऐसा याद रखो कि अभिधेय नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसको अधिकारी बनना है। ठीक है, मतलब किसी न किसी पोस्ट पर जाना है। अब वो अधिकारी कैसे बने? पढ़ने लिखने में तो अच्छा है नहीं, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं अपनी क्या कहते हैं संबंध बनाता हूँ लोगों से, टीचर्स से, और एक्सपेरिमेंट करता है कि मतलब टीचर से संबंध बना करके उनसे पेपर निकाल ले और उसके बाद पेपर पास कर करके अधिकारी बन जाए। तो कैसे याद रखोगे? कि अभिधेय नाम का एक लड़का था, उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके संबंध अच्छे थे तो वो अधिकारी बन गए। संबंध किससे अच्छे थे? टीचर से संबंध अच्छे थे, है ना। तो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। ऐसे 3-4 बार आप पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो वहां पे एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से टिक लगाना पड़ेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध चतुष्टय में सम्मिलित नहीं है ना। तो आपको अगर आप थोड़ा सा भी याद आ जाएगा कि अभिधेय नाम का एक लड़का था, ठीक है, वो प्रयोजन कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फिर वो टीचर से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पढ़ने में अच्छा नहीं था, फिर उसके बाद वो अधिकारी बन गया, है ना। और अगर आपको इससे भी याद नहीं हो पा रहा है तो आप एक और ट्रिक लिख लो, एसएप, एज सून एज पॉसिबल अपन पढ़ते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल। तो एसएप से क्या याद रखोगे? ए से आपका आ जाएगा अभिधेय, ठीक है, एस से आ जाएगा संबंध, ए से क्या आ जाएगा अधिकारी, और पी से क्या आ जाएगा प्रयोजन। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब 4-4 वाली चीजें अलग से भी कुछ बताई हुई हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो आपका काम ये है कि यहाँ पे जो आपका अलग से स्पेस बताया हुआ है, ठीक है, ये जो बुक के ऊपर आपका वैकेंट स्पेस है, इस पे आप उसको लिख लो। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक चीज तो पढ़ा दी, पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में हमने आपको अभी अभी बता दिया। ठीक है, पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 चीजें कौन कौन सी आती हैं? तो आपका धर्म आता है, अर्थ आता है, काम होता है और मोक्ष होता है। ठीक है, यही धर्म, अर्थ और काम 3 चीजों को क्या कहते हैं? त्रिविध वर्ग कहते हैं। ठीक, उसके बाद अर्थ चतुष्टय आता है। ठीक है, तो अर्थ चतुष्टय में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो आपका ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता। कैसे याद रखोगे? गेलविश से याद रखना। ट्रिक क्या है इसकी? गेलविश। ठीक है, तो गेलविश से आपने कैसे याद रखा? ज्ञ से आपका क्या आ जाएगा? ज्ञान, एल ला से क्या आ जाएगा? आपका लाभ, ठीक है, वी से क्या आ जाएगा? विचार, और स से क्या आ जाएगा? सत्ता। अर्थ चतुष्टय में आपकी 4 चीजें आती हैं, ज्ञान, लाभ, विचार, सत्ता।
कैसे याद करोगे आप? गेल्विस से याद रख लेना। फिर हेतु चतुष्टय में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं? संयोग, अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। ठीक है, अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, तो ये तो हम पढ़ते हैं ना, किसी भी व्याधि का संयोग हो गया, ठीक है, उसके बाद सम्यक योग हो गया, अयोग हो गया, अतियोग हो गया, मिथ्यायोग हो गया, ये सब हम पढ़ते हैं। तो हेतु चतुष्टय में यही चार चीजें आती हैं, एक संयोग हो गया, अयोग हो गया, अतियोग हो गया और मिथ्यायोग। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं? चतुर्विध वर्ग। अच्छा, त्रिविध वर्ग में क्या आ रहा था? धर्म, अर्थ और काम आ रहा था ना, इसको याद रखना। चतुर्विध वर्ग में फिर मोक्ष को मत ऐड कर देना, वो जब मोक्ष ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा? पुरुषार्थ चतुष्टय बन जाएगा। चतुर्विध वर्ग में आपका क्या क्या आता है? स्थावर आता है, जांगम आता है, पार्थिव आता है और कलाकृत आता है। कैसे याद रखोगे? सजा पाक से याद रख लेना, या तो सजा पाक से याद रख लेना या संज्ञा पाक से याद रख लेना, जैसे भी आपको याद करते सूटेबल बने वैसे आप याद रख लेना। सजा पाक से क्या याद आ जाएगा आपका? स से आ जाएगा स्थावर, फिर जा से आ जाएगा जांगम, पा से आ जाएगा पार्थिव और क से आ जाएगा कलाकृत। ठीक है, तो स्थावर, जांगम, पार्थिव और कलाकृत को अपन क्या कहते हैं? चतुर्विध वर्ग कहते हैं। फिर चतुर्विध बीज क्या होता है? तो चतुर्विध बीज क्या क्या होते हैं? पुरुष होता है, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल। कैसे याद रखोगे? बीज जो रहता है वो हमारा पावक होता है। ठीक है, ठीक है, या फिर बीज जो रहता है पावक रहता है। तो पावक से क्या याद आ जाएगा? पी से पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल, ऐसे याद रख लेना आप। बीज जो रहता है वो हमारा पावक रहता है। ठीक है, तो चतुर्विध बीज में आपका पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल। चतुर्विध भूत ग्राम में क्या क्या आता है आपका? स्वेदज, अंडज, जरायुज और औद्भिद, ये चार चीजें आती हैं। ठीक है, इसी को हम, जैसे जब हम औषधि पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा, तो औषधि को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक स्थावर होती है आपकी और एक होती है आपकी जांगम। ठीक है, तो आपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा। स्थावर औषधियां फिर चार प्रकार की हो जाती हैं, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध। ठीक, जांगम औषधियां फिर चार प्रकार की हो जाती हैं, कौन कौन सी? स्वेदज, अंडज, जरायुज और औद्भिद। मतलब जो स्वेद पसीने से उत्पन्न होती है उसको स्वेदज कहते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसको अंडज कहते हैं, जो जरायु यानी कि प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं उसे जरायुज कहते हैं, और औद्भिद जो जमीन फाड़ करके निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जांगम वाले जो चार चीजें हैं उसी को ही चतुर्विध भूत ग्राम कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, वही चीजें हैं। ठीक है, तो जांगम औषधियां रहती है ना चार प्रकार की, स्वेद, अंडज, जरायुज और औद्भिद, वही चतुर्विध भूत ग्राम। फिर निग्रह के हेतु कौन कौन से होते हैं? संशोधन, संशमन, आहार और विहार। ये सारी की सारी चीजें आपकी सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है ना, तो वहीं से निकाल करके अलग से एक जगह पे लिख दिया है कि कभी आपको दोबारा स्ट्राइक हो तो वो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाए, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष आता है। ठीक है, धर्म, अर्थ और काम, इन चीजों को त्रिविध वर्ग भी कहते हैं। चतुर्विध वर्ग में क्या क्या आता है? सजा पाक आता है ना, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कलाकृत। ठीक, उसके बाद अर्थ चतुष्टय को कैसे याद रखा? गेल्विस से याद रख दिया। ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता। हेतु चतुष्टय में क्या क्या आता है? समयोग, अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। चतुर्विध बीज, बीज क्या होता है? वो पावक होता है, पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल। भूत ग्राम को क्या कहते हैं? जांगम भी कहते हैं। स्वेदज, अंडज, जरायुज और औद्भिद। और निग्रह हेतु बताए हैं, चार प्रकार के व्याधियों को निग्रह करने के हेतु हैं, वो कौन कौन से हैं? संशोधन कर दो, समन कर दो, आहार और विहार। तो इस तरीके से ये आपके चतुर्विध वाली चीजें, जो चार चार वाली चीजें थी, जो एडिशनल अलग से चीजें हमको इंपॉर्टेंट लग रही थी, वो हमने आपको बता दिया। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक का आपको स्टार्ट करते हैं। वो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धूमपान के भेद के बारे में बताया। तो सबसे पहले देखिए, आचार्य चरक ने धूमपान के 3 भेद बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 5, वाग्भट और शारंगधर ने 6 बताए। कभी भी देखिएगा ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वाग्भट और शारंगधर, जो वाग्भट ने बताया है वही शारंगधर ने बताया है, जो शारंगधर ने बताया वही वाग्भट ने बताया। तो सावा कर करके हम इसको पढ़ते हैं। सावा ने ऑलमोस्ट चीजें जो रहती हैं एक जैसी ही बताई हैं। ठीक है, जैसे धूमपान के भेद हम पढ़ रहे हैं, चरक ने 3 बताए, सुश्रुत ने 5 बताए हैं, है ना, और सावा ने कितने बताए? 6 बताए। तो चरक के धूमपान के 3 भेद कौन कौन से हैं? प्रायोगिक है, स्नेहिक है और वैरेचनिक है। कौन कौन से हैं? PSV, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक, ये 3 प्रकार के भेद बताए हैं आचार्य चरक ने। कहां पर बताए हैं? चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर में, मात्रा शिति अध्याय में बताए। ठीक है, उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कहां पे बताया? तो चिकित्सा स्थान के 40 नंबर के चैप्टर में, 40वां नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? धूम ग्रह नस्य कवल चिकित्सा, ऐसा करके चैप्टर का नाम है। उस 40 नंबर के चैप्टर में 3 चीजें बताई हैं, धूमपान के बारे में बताया, नस्य के बारे में बताया और कवल।
तीन चीजों के बारे में बताया आचार्य चरक ने। तो सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 40 नंबर के चैप्टर में बताया। और कितने भेद बताए हैं इसके? 5 भेद बताए हैं। और वाग्भट और शारंगधर ने कितने भेद बताए? 6 भेद बताए। तो दो अलग से कौन से याद करें हैं? कासग्न और वामक को ऐड किया है आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य वाग्भट और शारंगधर ने कासग्न और वामक तो ऐड किया है, व्रण धूपन एक अलग से ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब कैसे याद रखोगे? अब इसके अंगुल का प्रमाण आपको याद रखना है। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि जो धूमपान के नेत्र का प्रमाण है वो कितने अंगुल का है। तो हमने देखा कि आचार्य चरक ने 3 प्रकार के बताए, आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार के, वाग्भट और शारंगधर ने 6 प्रकार के बताए। अलग से कौन सा ऐड किया? तो आचार्य सुश्रुत ने कौन सा दो अलग से ऐड किए? कासग्न और वामक। ठीक है, शारंगधर और वाग्भट ने एक व्रण धूपन अलग से ऐड कर दिया है कासग्न और वामक के अलावा। ठीक है, अब इसके अंगुल का प्रमाण कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे अलग से एक चीज लिखो कि आचार्य चरक का 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा। ठीक है, आचार्य चरक का 36 का आंकड़ा रहता है। किससे किससे याद रखना है? मतलब 36 का आंकड़ा रहता है बेसिकली, मतलब उनने बहुत सारी चीजों में 36 संख्या बताई है। सबसे पहला जो है तंत्र युक्ति जो बताई है आचार्य चरक ने, वो उनकी संख्या कितनी बताई है? 36 बताई है। दूसरा पॉइंट, च्यवनप्राश में जो क्वाथ द्रव्य बताए हैं वो कितने बताए हैं? वो भी 36 बताए हैं। ठीक है, और क्या बताया है? अभी हमने देखा प्रायोगिक धूमपान की लंबाई कितनी बताई है? 36 अंगुल बताई है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, व्रण के उपक्रम जो बताए हैं, व्रण के उपक्रम मतलब जब व्रण हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करवाते हैं, तो वो 36 बताए हैं। ठीक है, तो ऐसा याद रखना कि आप आचार्य चरक का 36 का आंकड़ा रहता है, यानी कि तंत्र युक्ति भी 36 बताई है, च्यवनप्राश की क्वाथ द्रव्य भी 36 बताए हैं, व्रण के उपक्रम भी 36 बताए हैं, और प्रायोगिक धूमपान के नेत्र की लंबाई कितनी बताई है? वो भी 36 बताई है। अब यहाँ पे एक चीज आप अलग से नोटिस करिए, जो स्नेहिक और वेरेचनिक है उसको देखिए, सबकी 32 है और 24 है। 32 24 32 24 32 24, मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट वाली चीजें याद रखनी है। प्रायोगिक धूमपान के नेत्र की लंबाई ही याद रखना है। स्नेहिक और वेरेचनिक सबकी 32 और 24 ही है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? चरक वाला तो आपको याद ही हो गया कि आचार्य चरक का सबसे 36 का आंकड़ा था, यानी कि प्रायोगिक धूमपान के नेत्र की लंबाई 36 अंगुल है। आचार्य सुश्रुत की याद करना है आपको 48 अंगुल, और वाग्भट और शारंगधर हमने बताया कि सावा एक साथ ही चलते हैं, तो उनने कितना बताया? 40 बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कभी आपको टेबल बना करके इसको इजीली तरीके से याद करना हो तो आप कैसे याद रखोगे इसको? कि आप क्या करो, सबसे पहले आप एक पेज लो, ठीक है, वहां पे लिखो, यहाँ पे आप चरक लिखो, ठीक है, फिर सुश्रुत लिखो, शारंगधर लिखो और वाग्भट लिखो। फिर हमने क्या याद रखा? PSV याद रखा था, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। सुश्रुत में दो अलग से ऐड लग देना, यहाँ पे कासग्न बताया है और वामक बताया है। ठीक है, कासग्न और वामक तो दोनों ने बताया ही है। ठीक है, कासग्न ने भी बता दिया और वामक भी बताया है, और एक व्रण धूपन अलग से बता दिया है। किसने? आचार्य शारंगधर ने और वाग्भट ने। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि दो सबके जो है 32 और 24, तो 32 24 32 24 32 24 तो सबका है ही। आचार्य चरक का सबसे 36 का आंकड़ा है। फिर हमने क्या देखा? आचार्य सुश्रुत ने 48 बताया, और शारंगधर और वाग्भट तो एक जैसे रहते, तो उनने 40 40 बता दिया। ठीक है, तो कैसे याद किया आपने? 36 32 24, 48 32 24, 40 32 24, 40 32 24, इतना याद हुआ आपको? उसके बाद नेक्स्ट आइए, कासग्न और वामक व्रण धूपन की लंबाई कितनी है? आचार्य सुश्रुत ने दोनों की लंबाई 16-16 अंगुल बताई है। शारंगधर ने कितनी बताई है? 16 10, और व्रण धूपन कितना बताया? 10। और वाग्भट ने कितना बताया? 10 10, और व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ क्या करना है? देखिए, शारंगधर को आप पहले लिख लीजिएगा, वाग्भट को बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको 2-3 बार रफ पेज में इसको बनाना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा। ऐसे लिखना है आपको, चरक सुश्रुत शारंगधर और फिर वाग्भट लिखना है। फिर हमने क्या देखा? आचार्य चरक का 36 का आंकड़ा था, 32 24 तो दोनों में सब में सेम ही था, 32 24 32 24 32 24। फिर हमने यहाँ पे 48 लिखा, ये 40 और ये 40। फिर हमने यहाँ पे क्या देखना है कि 16 16 16 10 10 और 10 10 8, बस इतना याद करना है आपको। 2-3 बार आप इसको जल्दी से जल्दी देख लोगे, 16 16 16 10 10 10 10 8, ये जो 10 10 थे ये ऊपर चले गए, तो 10 10 और 8। ठीक है, 16 16 16 10 10 10 10 8, 16 16 16 10 10 10 10 8। 2-3 बार अगर आप इसको स्पीड से लिख लोगे ना, मेरे को लगता है 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, आप जल्दी से जल्दी ये पूरी की पूरी टेबल आप एक साथ बना करके, ठीक है, अपना एग्जाम में आंसर सही कर लोगे।
आपको तो एग्जाम में बेसिकली आंसर ही सही करना है ना। तो आप इसको 2-3 बार अगर आप इसने टेबल को अब बना लिया, चरक लिखा, सुश्रुत लिखा, सारंगधर लिखा, वाग्भट लिखा, चरक का सबसे 36 का आंकड़ा था, 32-24 सब में कॉमन ही है, फिर 48 चारंगधर और वाग्भट एक ही जैसा बताते हैं यानी कि 40-40, फिर हमने नीचे क्या याद रखा 16-16, 16-10-10, 10-10 8, 16-16, 16-10-10, 10-10 8, इस तरीके से 2-3 बार अगर आप इसको स्पीड से कर लोगे तो आपका तुरंत याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, अलग से एक पॉइंट बता रहा है, ये बोल रहे हैं आचार्य सुश्रुत ने और वाग्भट ने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बताई है। अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी तक तो बताया नहीं, कि आपने तो बोला सुश्रुत ने धूमपान 5 प्रकार के ही बताए हैं, कासग्न और वामक को ही ऐड किया है, यहाँ पे फिर व्रणधूपन नेत्र की लंबाई कैसे बता दी है। तो आचार्य सुश्रुत ने अलग से व्रणधूपन नेत्र की लंबाई तो बता दी है, लेकिन उसको टाइप में काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि व्रणधूपन नेत्र की लंबाई तो बता दी है अलग से, लेकिन उसको टाइप में काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि व्रणधूपन नेत्र की लंबाई वाग्भट ने जितनी बताई थी उतनी ही सुश्रुत ने बताई है। तो आपको कैसे है ना, 16-16, 16-10-10 फिर हमने याद रखा था, और 10-10 8, और व्रणधूपन नेत्र की लंबाई जितनी वाग्भट ने बताई है उतनी ही आचार्य सुश्रुत ने बताई। हालांकि आचार्य सुश्रुत ने कभी भी आपको एग्जाम में टाइप पूछे कि धूमपान के भेद कितने होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो वो 5 ही होते हैं, कासग्न और वामक। ठीक है, वही उसी को यहाँ पे लिख दिया है श्लोक के फॉर्म में। व्रणधूपनार्थे 8 अंगुल, 8 अंगुल उसकी लंबाई रहती है। कलाय परिमंडल, कलाय के परिमाण का जो होता है मोटा, कलाय यानी कि मटर के प्रमाण का मोटा रहता है। और कुलत्थवाही स्त्रोत, इसका स्त्रोत कैसा रहता है, कुलत्थवाही जैसा रहता है। आचार्य शारंगधर ने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई कितनी बताई, तो वो तो हमने देख ही ली 10, है ना। कैसे याद किया था, 16-16, फिर 16-10 और 10, और 10-10 और 8। ठीक है, फिर हमने क्या रखा था, सबसे पहले यहाँ पे सुश्रुत रखा था, फिर शारंगधर और फिर वाग्भट, है ना। 16-16, 16-10-10 और 10-10 8। आचार्य शारंगधर ने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई कितनी बताई, तो 10 अंगुल बताई। इस तरीके से आपका एग्जाम में आंसर निकल जाएगा। ये फिर उसी चीजों को दोबारा से बता दिया, व्रण धूमपान के भेद कितने बताए हैं, तो आचार्य चरक ने 3, सुश्रुत ने 5 और वाग्भट और शारंगधर ने 6 बताए। फिर यहाँ पे 1-2-3 पॉइंट बस इसको याद रख ले हैं। दही के भेद जो है यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार के बताए हैं और भाव प्रकाश ने 5 प्रकार के बताए। तक्र के भेद अगर देखते हैं तो चरक ने 3 प्रकार के बताए और भाव प्रकाश ने 5 प्रकार के बताए। मतलब आपको एक चीज समझ में आया, आचार्य भाव प्रकाश ने दही के और तक्र के दोनों के भेद जो है 5-5 बता दिए। किसके किसके, दही के और तक्र के। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आप कुछ अलग से पॉइंट लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वें नंबर के चैप्टर में, नवविज्ञान धारिणी चैप्टर में बताया है कि दही सेवन सही से नहीं करोगे तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें 7वें नंबर का चैप्टर है और 7 रोग बताए हैं कि अगर दही का सेवन सही से नहीं किया, ऐसे लिख लो, दही का सेवन सही से नहीं किया तो कौन कौन से 7 प्रकार के रोग होते हैं, तो उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे लिखो ज्वर, सबसे पहले लिखो आप ज्वर, फिर लिखो रक्तपित्त। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप पांडु, फिर लिखिए कामला, उसके बाद लिखिए कुष्ठ, उसके बाद लिखिए विसर्प, और उसके बाद लिखिए भ्रम। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो अपन जोड़े जोड़े में याद रखें, ज्वर रक्तपित्त एक साथ याद रखते हैं। निदान स्थान के 8 चैप्टर्स के नाम है, ज्वर रक्तपित्त गुल्म प्रमेय कुष्ठ राजक क्षमा उन्माद अपस्मार। तो ज्वर रक्तपित्त एक साथ राइमिंग में आता है, पांडु कामला एक साथ लिए जाते हैं, कुष्ठ विसर्प दोनों जो रहता है स्किन की डिसीजेज, और भ्रम। तो 3 को आपको पेयर्स में याद रखना है, ज्वर रक्तपित्त, पांडु कामला, कुष्ठ विसर्प, और अलग से क्या याद रखना है, भ्रम। कैसे याद रखोगे, चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वें नंबर के चैप्टर में 7 रोग बताए हैं जिनमें दही का सेवन नहीं किया जाता है। दही सेवन सही से नहीं करते हैं तो उनसे ये 7 प्रकार के रोग होते हैं। 3 पेयर्स में रहते हैं, ज्वर रक्तपित्त, पांडु कामला, कुष्ठ विसर्प, और एक भ्रम आपको अलग से याद रखना है। फिर एक पॉइंट और अलग से यहाँ पे ऐड करिए, आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है, अप्रशांत दही का काल बताया है। ठीक है, लिखिए अप्रशांत दही का काल बताया है। तो कैसे याद रखोगे इसको, सुग्रीव से याद रखना। ठीक है, सुग्रीव से क्या आ जाएगा, सु से क्या आ जाएगा, शरद। ठीक है, ग्री से क्या आ जाएगा, ग्रीष्म। ठीक है, और व से क्या आ जाएगा, वसंत। तो ये 3 ऋतुएं जो हैं, शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु, ये तीनों जो रहती हैं दही के अप्रशांत काल, मतलब इसमें दही का सेवन नहीं करवाया जाता है। ठीक है,
तो ये 2 पॉइंट आपको अलग से याद रखने हैं दही के लिए। और दही के भेद कितने बताए आचार्य सुश्रुत ने? 7। भाव प्रकाश ने दही और तक्र दोनों के भेद जो है 5-5 बताए हैं। और नवनीत के भेद जो है अष्टांग हृदय ने बस बताए हैं। और कितने बताए हैं? नवनीत यानी कि मक्खन, मक्खन के भेद अष्टांग हृदय ने बताए हैं और 2 बताए हैं। ठीक है, तो आज हमने जो जो पढ़ा इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें हम इसका सेकेंड वाला पेज कवर करेंगे। इसको आपका काम सिर्फ इतना है कि इसको जल्दी से जल्दी आपको जितना क्लास में बताया जा रहा है आपको एक एक पेज याद करते चलना है, तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सबसे पहले देखिए 3-3 वाले 3 समूह थे उसके बारे में बताया था, त्रिसमूह के बारे में। तो उसमें सबसे पहले त्रिसूत्र देखा था। त्रिसूत्र को ही हमने क्या बताया था कि त्रिस्कंद भी कहा जाता है। फिर हमने कैसे बताया था कि कंधे पे जो रहता है सूत्र बांधा, तो कंधे को आयुर्वेद में स्कंद कहते हैं और सूत्र बांधा था तो सूत्र आ जाएगा। त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद कहते हैं और वो होता क्या है? हेलो ओम, हेतु लिंग और औषध होता है। त्रिदंड, डंडे से कौन मारती है? सास मारती है अपनी बहू को, तो सास SAS से क्या देगा? सत्वात्मा और शरीर। ठीक है, फिर चिकित्सा का अधिकारी आचार्य चरक ने त्रिदंड को ही कहा है और चिकित्सा का अधिकारी आचार्य सुश्रुत ने षड धातु पुरुष को कहा है। और उसमें क्या आता है? पंच महाभूत प्लस आत्मा आता है। फिर हमने क्या देखा? त्रिस्थूण को ही त्रिधातु कहते हैं, त्रिदोष कहते हैं, वात पित्त और कफ होता है। त्रिस्कंध अलग चीजें हैं, स्कंध त्रय अलग चीज है। स्कंध त्रय में क्या आता है? HDD, हेतु दोष और द्रव्य आता है। त्रिउपस्तंभ क्या बताया है आचार्य चरक ने? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को बताया है। लेकिन अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने अब्रह्मचर्य बताया है। कैसे याद रखोगे? अब्रह्मचर्य यहाँ पे भी आ रहा है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी आ रहा है। ठीक है, फिर संग्रह का जो स है उससे अपन ने क्या याद रखा कि स्वप्न आता है, आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य हो जाएगा। और हृदय में शयन करते हैं तो शयन किसका हो जाएगा? वो हृदय का हो जाएगा। ठीक है, फिर त्रिविध ज्ञान किससे करवाया जाता है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश से। ज्ञानवान पुरुष के लिए त्रिविध ज्ञान क्या होगा? तो ज्ञानवान पुरुष स्वयं ही आप्तोपदेश है, तो उसके लिए ज्ञान क्या करने के? प्रत्यक्ष और अनुमान रहेगा। त्रिविध बोध हमने क्या याद रखा? PAS, पास याद रखा, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। त्रिवर्ग में क्या आता है? तो धर्म, अर्थ और काम आता है। ठीक है, और जब इसमें मोक्ष ऐड कर देते हैं तो उसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। 3 प्रकार की ऐषणाएं कौन सी होती हैं? प्राण, धन और परलोक ऐषणा। और धर्म ऐषणा किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो आचार्य भेल ने किया है। त्रिगुण में क्या आता है? सत्व, रज और तम आता है। फिर 4 वाली चीजें कुछ हमने पढ़ी थी। अनुबंध चतुष्टय में क्या आता है? अभिधेय नाम का एक लड़का है जो कि एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोजन करता है और वो संबंध बनाता है टीचर से अच्छे, जिससे वो अधिकारी बन जाता है। या फिर हमने एसएप से याद किया था। एसएप से क्या आ जाएगा? 4 चीजें आती है, ASAP। ए से क्या आ जाएगा? अभिधेय, एस से क्या आ जाएगा? संबंध, ए से आ जाएगा अधिकारी और पी से क्या आ जाएगा? प्रयोजन। फिर हमने क्या देखा? धूमपान के भेद 3 प्रकार के आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार 5। और शारंगधर और वाग्भट एक साथ आते हैं, सावा, और उनने कितने बताए? 6 बताए। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? तो काशग्न और वामक आचार्य सुश्रुत ने अलग से बताया है। आचार्य शारंगधर और वाग्भट ने काशग्न वामक तो बताया ही है, वृण धूपन अलग से बता दिया है। 16-16, 16-10-10 और 10-10-8। ठीक है, चरक का सबसे 36 का आंकड़ा था, तो प्रायोगिक धूमपान की लंबाई 36 ही बताई है। स्नेहिक और वेरेचनिक सबकी जो है 32-32-32, 24-24-24, 32-24-32-24, 32-24 सबकी है। फिर हमने आपको क्या बोला था कि शारंगधर को आप पहले लिख लेना, वाग्भट को बाद में लिखना, है ना। तो शारंगधर अगर आप पहले लिखोगे तो 16-16, 16-10-10 और 10-10-8। फिर सुश्रुत और वाग्भट ने वृण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बताई है। वृण धूपनार्थ 8 अंगुल कलाय परिमंडल कुलत्थ वाही स्त्रोत थी। लेकिन शारंगधर ने वृण धूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल बताई है। दही के भेद आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार के बताए। भाव प्रकाश ने दही और तक्र दोनों के भेद जो है 5 प्रकार के बताए हैं। नवनीत के भेद अष्टांग हृदय में बताए गए हैं और वो 2 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, 4 वाली जो अलग से चीजें हमने क्या पढ़ी थी? पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ा था, उसमें धर्म, अर्थ और काम होता है, इसी को त्रिवर्ग कहते हैं। जब मोक्ष ऐड कर दिया जाता है तो वो चतुर्विध वर्ग नहीं बन जाता, पुरुषार्थ चतुष्टय बन जाता है। चतुर्विध वर्ग में संज्ञा पाक आता है, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। अर्थ चतुष्टय में गैलविश आता है, ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता। हेतु चतुष्टय में समयोग, अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। चतुर्विध बीज में अपन बीज कैसा रहता है? आपका पावक रहता है। तो पुरुष, व्याधि, औषधि और क्रियाकाल। चतुर्विध भूत ग्राम को ही जांगम कहते हैं। जांगम औषधियां 4 प्रकार की रहती हैं,
स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिद। निग्रह के हेतु बताए हैं 4 संशोधन, संचमन, आहार और विहार। ये सारी चीजें आपकी सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। आप इसको जाकर के पढ़ लीजिए। और हमारा ऐप है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम से, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको वहां पे विजिट करना हो तो आप उसको विजिट कर लीजिए। ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें कॉल लगा करके आप कोई भी इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जब तक याद करिए, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड पेज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।